हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे ब्लॉकबस्टर चैनल देहाती आईएएस पर स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं मस्त है, चुस्त है, दुरुस्त है, बिंदास हैं। लोगों की बातों को अवॉइड करते हुए तथा खुद की ज़िंदगी से फाइट करते हुए तथा अपने फ्यूचर को ब्राइट करते हुए संघर्षरत हैं। ऐसे ही आशा हम अपने प्यारे विद्यार्थियों से करते हैं। तो दोस्तों, अब तक हम लोगों ने बहुत सारे चार्टर एक्ट्स को देखा हम लोगों ने, फिर हम लोगों ने भारत परिषद अधिनियम भी देख रहे थे। हम लोगों ने क्या है कि 1909 का भारत परिषद अधिनियम देख चुके थे। आज हम जो सबसे महत्वपूर्ण, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जिसे कहते हैं, या फिर आप इसे ये भी कह सकते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1919। मतलब अब देखते हैं भारत सरकार अधिनियम 1919 क्या है कि यहाँ पर जैसा कि हम लोगों ने क्या है कि सारी चीज़ें देखी और एक वीडियो हमने देखा। मैंने सारे टॉपिक पर एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया है सारे टॉपिक्स के लिए। आप चाहे कोई सा भी चार्टर एक्ट उठा लो, क्योंकि भाई इसलिए मैंने बनाया कि क्योंकि चार्टर एक्ट इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एग्जाम चाहे यूपीएससी का देख ले, चाहे स्टेट पीसीएस का देख लो, हर बार कहीं ना कहीं यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ ही जाए। अगर मैं सिर्फ यूपीएससी की पिछले साल की बात करूँ तो इस चार्टर एक्ट्स के क्वेश्चन आए थे, और मैं अभी बताऊँगा कि वो क्वेश्चन कहाँ से आए थे। तो हम लोग क्या है, ज़्यादा टाइम को ना गंवाते हुए सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि पहला है कि मैं पहले ही बताता हूँ, मेरा पढ़ाने का यही तरीका रहता है कि कोई भी चीज़ें बताओ, सबसे पहले हम बताएंगे कि आखिर वो आया क्यों, भाई इसकी आवश्यकता क्या थी। तो इसके पीछे बहुत सारे रीज़न थे, तो एक एक रीज़न को हम करके देखेंगे। अगर मैं पहले रीज़न की बात करूँ तो कांग्रेस असंतुष्ट थी। भाई किससे कांग्रेस असंतुष्ट थी, ये बात मन में उठता है। तो 1909 वाले एक्ट से, 1909 वाला एक्ट क्या था? मैंने बताया कि भारत परिषद नियम 1909 आया था, और इसकी मैंने, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो पीछे जाके क्या है, सबसे पहले इसको वीडियो देख लीजिए, जिसे पार्लियामेंट्री सुधार भी कहते हैं 1909। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने उसको भी बहुत अच्छे से डिटेल में बताया है। तो कांग्रेस इस एक्ट से असंतुष्ट क्यों थी? उसमें कुछ प्रावधान किए गए थे, जैसे कि मैंने बताया था कि पहली बात तो क्या है, सीटों में, परिषद की सीटों में वृद्धि की गई थी। फिर जो है वहाँ पर ये भी प्रावधान आया कि सब लोग क्या है अपना कानून बना सकते हैं, चाहे प्रांत हो, केंद्र हो, सबको स्वतंत्रता दी गई थी कानून बनाने के लिए। और जो एक सबसे महत्वपूर्ण, जिसके लिए मतलब पार्लियामेंट्री सुधार जाना जाता है, वो था कि यहाँ पर मतलब पृथक निर्वाचन प्रणाली की पद्धति लाई गई थी, जिससे क्या है मुस्लिम लीग तो बहुत खुश हो गई थी, लेकिन मुस्लिम लीग की आग्रह पर तो उसे लाया गया था, अंग्रेजों ने लाया था, ताकि क्या है हिंदू और मुस्लिम में क्या है एक एकता को, जो एकता बन रही थी उसे तोड़ा जाए। उनका तो यही शासन था कि उनका तो भाई यही एक मतलब स्ट्रैटेजी रहती थी शासन करने की, कि भाई क्या करेंगे हम लोग, फूट डालो और राज करो की वो लोग रणनीति लगाते थे कि डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी वो लोग चलाते थे। लेकिन एक बात जो उस समय थी कि जो ये लाए थे कि पृथक निर्वाचन प्रणाली वाली पद्धति लाए थे, उसमें क्या सिस्टम था कि जैसे कि मान लीजिए कि कहीं पर चुनाव, जैसे आज हमारे देश में कौन सी पद्धति चलती है कि भाई चलो कोई कमज़ोर वर्ग का है, एससी वर्ग का है, एसटी वर्ग का है, तो हम लोग क्या उसको लिए, उसके क्षेत्र के लिए एक स्पेशल सीट लाते हैं कि भाई इस समय इस क्षेत्र से सिर्फ ही 80 ही लोग लड़ पाएंगे। चाहे आप देख लें प्रधानी के चुनाव में भी ऐसा होता है कि किसी साल 80 सीट आ जाती है, तो उसमें क्या होता है कि कोई 80 ही लड़ेगा, ठीक है, ये बात तो ठीक रहती है। लेकिन इसमें ये प्रावधान तो अब नहीं रहता कि मतलब 80 लड़ेगा, सिर्फ वोटिंग 80 को सिर्फ वोटिंग भी 80 ही करेगा, ऐसा नहीं रहता। लेकिन पृथक निर्वाचन प्रणाली वाली पद्धति में क्या रहता था कि 80 लड़ेगा भी और वोटिंग भी सिर्फ 80 वोटर्स ही करेंगे। मतलब इन्होंने क्या किया कि मुस्लिम लड़ेगा उस क्षेत्र से, विशेष क्षेत्र से, और उसको वोट देने वाले सिर्फ मुस्लिम होंगे, न कि कोई हिंदू। यानी अगर मुस्लिम चाह के भी किसी हिंदू को वोट नहीं दे सकता था, ऐसी पद्धति ये लोग लाए थे। तो बताओ इससे क्या होगा कि मुस्लिम क्या है, किसी और नेता को नहीं चुन सकता, वो सिर्फ किसी मुस्लिम को ही उसे चुनना होगा। भाई अब सारे मुस्लिम तो एक जैसे नहीं थे, उससे ज़माने में भी कुछ अच्छे लोग थे जो बातों को समझते थे, जो मानते थे कि जब तक हमारे अंदर एकता नहीं रहेगी, हम लोग क्या है भारत की स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे। तो वो लोग क्या है भारत का, कांग्रेस का और सब लोग मिलकर रहेंगे, तो ऐसा वो सपोर्ट करते थे। लेकिन क्या हुआ कि इस पृथक निर्वाचन पद्धति से क्या है वो लोग बहुत खुश थे, लेकिन कांग्रेस यहाँ पर असंतुष्ट थी, क्योंकि कांग्रेस को पता था कि इस प्रकार की पद्धति देश को सिर्फ तोड़ सकती है, देश में एकता कभी नहीं ला सकती है, ये हमारे अखंडता के खिलाफ है, और इस प्रकार से जब खंड खंड भारत हो जाएगा तो हमें स्वतंत्रता कभी नहीं मिल पाएगी। तो इस बात से कांग्रेस क्या थी, बहुत ज़्यादा असंतुष्ट थी। और दूसरा कारण ये था कि प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों ने पूर्ण सहयोग किया था। जैसे कि प्रथम वर्ल्ड वार हुआ 1914 से 18 के बीच में।
आप देख रहे हैं कि भारत सरकार नियम कौन सा है, 1919 का है। तो मतलब वर्ल्ड वार समाप्त होने के बाद ही ये एक्ट आया है। मीन्स जब भारतीयों ने प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों ने बहुत ज़्यादा सहयोग किया। सोचिए यहाँ के भारतीय, वर्ल्ड वार कहाँ हो रहा है, सारे देशों से वर्ल्ड वार शुरू हो गया है। यहाँ से भारतीय वहाँ पर जाकर क्या है, ब्रिटेन की तरफ से लड़ाई लड़ने, सिर्फ इस चक्कर में कि शायद ये लोग खुश होकर हमें आज़ादी दे दें, या फिर कुछ ऐसा कानून लाएं हमारे बारे में कि जो हमें पूरी तरह से स्वशासन दिया जाए, हमें हर पद्धति में हर जगह ऐसा हमें सीट दी जाए, ऐसा हमें क्या है भागीदारी दी जाए हर शासन पद्धति में, ताकि हम भारतीयों के लिए एक अच्छा कानून बना सकें। एक देश में ऐसा शासन लाए जो सारे भारतीयों को क्या है बेरोजगारी से, गरीबी से, इन सारी चीज़ों से मुक्त कर सके, और उन्हें जो इस प्रकार का उनका शोषण किया जा रहा है उसे रोका जा सके। हमें कुछ इस प्रकार की भागीदारी चाहिए। बेसिकली उन्हें क्या है, स्वशासन चाहिए था। स्वशासन मीन्स होता है जब अपने देश पे हम ही शासन करेंगे तो वो होता है स्वशासन। तो प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों ने क्या है यही सोच के भाग लिया था। बहुत सारे भारतीय वहाँ पर मारे गए हैं। सोचिए दोस्त, आज जैसे अगर इंडियन आर्मी है तो कम से कम आर्मी को इतना संतुष्टि रहती है कि हम अपने देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ताकि हमारा देश सुरक्षित रहेगा और हमारे परिजन लोग सुरक्षित रहेंगे, हमारे देश के आंतरिक लोग सुरक्षित रहेंगे और हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा। ये सारी चीज़ें देख के क्या है हमारी इंडियन आर्मी बॉर्डर पे लड़ाई करती है। लेकिन सोचिए अगर इंडियन आर्मी को किसी दूसरे देश की सुरक्षा के लिए लगा दिया जाए, क्या वो मोटिवेशन होगा इंडियन आर्मी के अंदर जो इस समय रहता है कि हम सिर्फ अपने देश के लिए रक्षा कर रहे हैं। आप ऐसा सोचिए, जैसे अगर आपका कोई अपना बिजनेस रहता है तो क्या करते हैं आप, बहुत मेहनत लगन से काम करते हैं और आप ये भी नहीं देखते हैं कि हमने आज कितने घंटे इसमें काम किया है। लेकिन अगर आप किसी दूसरे के कंपनी में जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले आप क्या है कि 10 बार बाथरूम जाएंगे ताकि कुछ टाइम कट जाए, फिर 1-2 घंटा फ़ोन बतलाएंगे ताकि कुछ का टाइम कट जाए, आधा घंटा लेट पहुंचेंगे ऑफिस, कुछ टाइम कट जाए, ऑफिस आने से आधा घंटा पहले ऑफिस से चले जाएंगे। तो ये सारे प्रकार की चालबाजी ये चलते रहते हैं। भाई क्यों चलते रहते हैं? क्योंकि वो अपना बिजनेस नहीं रहता है। लेकिन जब अपना बिजनेस रहता है तो हमें ख्याल नहीं रहता कि हमने कितना घंटा काम किए, बस हमारा यही ख्याल रहता है कि हमारी कंपनी कैसे ग्रोथ करे। तो ठीक इसी प्रकार से जब अगर हम अपने देश के लिए लड़ते हैं, जब हमें पता ही ये अपनापन फील होता है जब हमें, तो उसमें लड़ने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो हमारा जज्बा भी कुछ अलग प्रकार का रहता है लड़ने का। लेकिन अगर हमें वर्ल्ड वार में किसी अन्य देश में, चलिए यहाँ से भेज दिया हमें, चले भाई ब्रिटेन से लड़ेंगे, तुर्की से लड़ेंगे, रसिया से लड़ेंगे, जापान से लड़ेंगे। सोचो जापान में जाके युद्ध करें हमारे भारतीय सैनिक, उनका कितना मोटिवेशन रहेगा। लेकिन फिर भी उन्होंने ये सोच के किया कि हमें शायद कुछ मिलेगा, इससे शायद अंग्रेज़ कुछ खुश होंगे तो हमें कुछ स्वशासन टाइप से देंगे, कुछ हमें सही भागीदारी देंगे, हमारे भारतीयों को, हमारे माता पिता को, हमारे परिवार को, हमारे देश को यार शोषण से ये लोग क्या है मुक्त करेंगे। लेकिन देखिए आगे क्या हो, पता क्या इनकी आशाएं पूर्ण हुई। तो इसी चक्कर में देखिए जब 1918 का प्रथम वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ, क्योंकि ब्रिटेन ने वादा किया था कि अगर आप लोग हमारा पूरा साथ देते हैं तो हम आपके लिए एक अच्छा कानून लाएंगे और उसमें स्वशासन होगा, आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी होगी। तो ये इस प्रकार का वादा किया गया था। लेकिन हम आगे देखें क्या उन्होंने अपना वादा पूरा किया या मुकर गए। और तीसरी बात जो निकल के आती है थी कांग्रेस लीग समझौता 1916 में। जैसे मैंने बताया कि नरम दल और गरम दल पहले बताया था, जैसे कि 1909 मतलब मार्ले मिंटो सुधान मैंने आपको बताया था कि नरम दल और गरम दल क्या है, ये लोग 1907 सूरत के अधिवेशन में स्प्लिट हो गए थे, टूट गए थे दोनों, मतलब अलग अलग बिखर गए थे। लेकिन ये कांग्रेस इस लखनऊ में एक समझौता हुआ 1916 में, जिसमें कांग्रेस और लीग भी साथ में आ गए और नरम दल भी और गरम दल भी एक साथ आ गए। तो उस समय एक बहुत बढ़िया एकता देखने को मिल रही थी। भाई आप सोच रहे होंगे कांग्रेस और लीग समझौता क्यों हो गया, जब मुस्लिम लोग 1909 में पृथक निर्वाचन मंडल की मांग कर ही लिए थे वो लोग, तो ऐसी क्या परिस्थितियां बनी जिससे क्या है ये लोग एक हो गए। तो 1912 में कुछ ऐसी भाई हुआ कि तुर्की में क्या है खलीफा का पद रहता था, तो उसको ब्रिटेन ने क्या हुआ कि ब्रिटेन ने वहाँ पर युद्ध करके तुर्की को भी समाप्त करना चाहा, उसे भी एक्वायर करना चाहा और वहाँ पर एक डेमोक्रेसी लाना चाहे कि बोला कि यहाँ पर खलीफा वलीफा कुछ नहीं चलेगा, यहाँ पर भी हम कोई ऐसा ही शासन चलाएंगे जैसे कि भारत में चला रहे हैं। तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया, खलीफा का पद समाप्त कर दिया। इससे पूरा मुस्लिम वर्ल्ड, पूरा मुस्लिम जगत जहाँ जहाँ मुस्लिम रहते हैं वो क्या है अपने खलीफा को बहुत ज़्यादा मानते थे। जैसे हमारे भारत में रहते तो मुस्लिम भारत में रहते थे, लेकिन उनका एक धर्म रहता है कि वो मानते हैं कि हमारा मुखिया एक खलीफा था, जो उनके धर्म का मुखिया होता था खलीफा, वो तुर्की में रहता था और उसी खलीफा को ब्रिटेन ने क्या किया था, हटा दिया था। तो उन्हें इस बात का बहुत बुरा लगा। तो उन लोगों ने क्या किया कि उसके खिलाफ जो है अंग्रेज़ों से काफ़ी रुष्ट हो गए और यहाँ पर काफ़ी धरना प्रदर्शन किया।
आपने खिलाफत आंदोलन के बारे में भी सुना होगा, आगे खिलाफत आंदोलन भी चला, तमाम सारी चीज़ें हुई। तो ये अहम कारण निकल के आ रहा था कि तुर्की के खलीफा का जो पद हटाया गया था उसके विरोध में क्या है, अब लीग क्या है, कांग्रेस के साथ समझौता करने के लिए एक हो गई थी, क्योंकि वो अब अंग्रेज़ों की चाल समझ गए थे, भैया ये किसी के नहीं है, ये सिर्फ अपने हित के हैं, अपने लाभ के हैं, अपने फ़ायदे के हैं। तो अब क्या है, लीग इस बातों को समझ गई थी, तो लीग क्या है इस बात पर, इस शर्त पर कांग्रेस से पैचअप करने के लिए, मतलब उनसे जुड़ने के लिए राजी हुई कि जब हम एक साथ स्वशासन के लिए, जब हमारा मुद्दा ही स्वशासन करना है, अगर हम एक साथ स्वशासन के लिए लड़ाई करते हैं, तो लीग ने ये कहा कि हमारी शर्त ये है कि आप जब जीतेंगे, मतलब जब हमें स्वशासन मिलेगा तो हमें भी बराबर की भागीदारी दी जाएगी, ऐसा नहीं कुछ आप छल कपट कर दें। तो भाई कांग्रेस ने बोला ठीक है यार, हम भाई भाई हैं, हम सब साथ लड़ेंगे और सारी चीज़ें मिल बांट के देखेंगे। तो इस प्रकार कांग्रेस लीग का भी समझौता हो जाता है उसमें। और चौथी बात अगर हम बात करें कि भारतीयों द्वारा स्वशासन की तीव्र मांग उठने लगी थी। भाई उसमें क्या है, एक चीज़ चल रहा था कि जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है 8वें कारण में लिखा है कि होम रूल आंदोलन उसमें चलाया गया था। 1916 की बात है, सोचिए वर्ल्ड वार 1914 में शुरू हुआ, उसके 2 साल बाद जब स्थिति काफ़ी हो गई, भाई काफ़ी लड़ाई मारो, काफ़ी भारतीय सैनिक मारे गए जो है, और होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया। होम रूल में क्या होता है भाई, स्वशासन, मतलब हम खुद का अपना शासन करेंगे, अपने घर पे अपना शासन, होम रूल होता है। तो होम रूल आंदोलन क्या हो रहा था भाई, इसमें यही हो रहा था कि लोगों को अवेयर किया जा रहा था, क्योंकि कांग्रेस अब तक जो जनप्रतिनिधित्व कर रही थी, जो लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही थी, वो माना जाता था कि ये सिर्फ शिक्षित भारतीयों को प्रतिनिधित्व करती है, न कि एक क्या है नीचे निम्न वर्ग के भारतीयों का प्रतिनिधित्व करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक बार कांग्रेस के बारे में एक भी वाक्य कहा जाता है कि क्या है, भारत कुछ शिक्षित वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है, ये सारे वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। लेकिन होम रूल लीग में इसकी यही शर्त थी कि क्या है, हम लोगों को अवेयर करेंगे, हम लोगों को बताएंगे कि स्वशासन क्या होता है, हम उन्हें बताएंगे कि राजनीति क्या होता है, हम बताएंगे अपना देश क्या होता है, हम बताएंगे उन्हें कि राष्ट्रवाद क्या होता है, हम बताएंगे उन्हें अपने देश के प्रति जज्बा कैसा होना चाहिए, हम उन्हें बताएंगे स्वतंत्रता कैसी होती है, हम उन्हें बताएंगे स्वतंत्रता के लाभ क्या होते हैं, और हम उन्हें बताएंगे कि अंग्रेजों ने हमारे ऊपर कैसे, भाई हमें कैसे कैप्चरिंग किया, हमारे ऊपर कैसे इन लोगों ने शासन कर रहे हैं, हमें कैसे उखाड़ के फेंकना है। फिर इन्होंने नई पीढ़ियों को भी क्या है काफ़ी अवेयर किया, और इस प्रकार क्या है एक नया जनसमूह तैयार किया। तो होम रूल लीग एनी बेसेंट और क्या है तिलक जी मुख्य रूप से चला रहे थे 1916 में, जो कि एक बहुत ही अच्छा मूवमेंट था आप कह सकते हैं, जिसने क्या है भारत की राजनीति को बदल के रख दिया। उन्होंने भारत को उस पायदान पे लाके खड़ा कर दिया। आप एक तरह से ये मान सकते हैं कि भारत की स्वतंत्रता जो हमें मिली है उसमें होम रूल लीग आंदोलन का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है। उन्होंने एक दिशा तय कर दी है कि किस प्रकार से हमें क्या है स्वशासन के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए किस प्रकार से हमें चलना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि गांधी जी के मार्ग पर चलना सही है और हमें इस प्रकार से डटे रहना, हमें किस प्रकार से राजनीति करनी है। सारी चीज़ों को इन्होंने एक वर्ग, एक जनता के, एक साधारण जनता को इन्होंने अपने संदेश पहुंचाए, उन्हें जानकारियां दी, उन्हें जनमानस में सब सारी चीज़ें उन्होंने क्या है प्रेरित किया कि भारतीय आंदोलन के लिए सब लोग एकजुट रहें। तो इस प्रकार से होम रूल लीग आंदोलन का बहुत ही अपना एक योगदान है। और दूसरी बात, भारतीय फिर जब इतना जागरूक हो गई जनता, तो भारतीयों की स्वशासन करने की मांग और अधिक तीव्र हो गई कि नहीं स्वशासन में ही फ़ायदा है, क्योंकि होम रूल लीग आंदोलन ने ही बताया कि स्वशासन का असली मायना क्या होता है। उन्होंने देश के जन जन लोगों को, एक एक आदमी को ये चीज़ें बताई। तो निकल गया कि भारत की स्वशासन की तीव्र मांग उठने लगी, मतलब तीव्र मांग उठने लगी थी। क्यों? क्योंकि इस आंदोलन की वजह से। और 5वां कारण अगर इस क्रम में हम देखते हैं कि लॉर्ड मॉन्टेग्यू एक उदार व्यक्ति थे। भाई उदार मतलब उधार नहीं, उदार मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो लॉर्ड मॉन्टेग्यू क्या थे? एक उदार व्यक्ति, एक अच्छे इंसान थे, वाकई में अच्छे इंसान थे, जो उन्होंने क्या है बहुत सारी चीज़ें लाया गया कि उन्हें लगा कि भारत में यार कुछ चीज़ें भी क्या। लॉर्ड मॉन्टेग्यू क्या थे भाई? एक भारत सचिव थे। भारत सचिव में बताया कि जैसे इनका पद ब्रिटेन में रहता था और वायसराय जो था वो इंडिया में रहता था। जो वहाँ का भारत का सचिव था वहाँ का क्या कहते हैं, मंत्रिमंडल में क्या है एक सदस्य रहता था, आप उसे बोलते हैं कैबिनेट मिनिस्टर रहता था भारत सचिव। तो वहाँ से इंस्ट्रक्शन देता था वायसराय को, वायसराय यहाँ पर काम करता। तो इस प्रकार से एक शासन प्रणाली चलती थी। तो यहाँ पर क्या था कि भाई एक बहुत उदार व्यक्ति, इन्हें लगा कि अगर हम वादा करते हैं भारतीयों के, अगर भारतीयों ने हमारा साथ दिया है यार वर्ल्ड वार में, अगर हम इतनी अच्छी स्थिति में रहे हैं वर्ल्ड वार में, तो हमारा एक दायित्व जरूर बनता है कि हम भारतीयों के लिए कुछ अच्छा करें।
तो आप ये मान सकते हैं ये कि उदार व्यक्ति थे। और छठवां कारण एक था कि रूसी क्रांति का प्रभाव 1917 में हुआ। रूसी क्रांति हो गई 1917 में। वहाँ पर जारशाही का शासन, जो कि एक बहुत ही बड़ा तानाशाह था, उन्होंने पूरी पब्लिक को परेशान करके रख दिया था। लेकिन वहाँ की जनता ने एक जनसमूह, एक बड़ा विशाल जनसमूह का आंदोलन किया और वहाँ की जारशाही को उठा के उखाड़ के फेंक दिया उनके शासन को। और जनता ने बोला भैया आप कुछ भी कर लो, हमें नहीं रहना है स्वतंत्र, हमें नहीं रहना है प्रथमशाली। तो उन्होंने क्या किया, अपनी स्वतंत्रता अपने हाथों से ले ली, सिर्फ एक आंदोलन करके। तो इस रूसी क्रांति का प्रभाव पूरे वर्ल्ड पर पड़ा, क्योंकि एक संदेश गया यार कि जनशक्ति में कितनी ज़्यादा शक्ति है। तो अगर जनता चाहे तो क्या नहीं कर सकती। यहाँ से क्या संदेश है, जनसमूह में अपार शक्ति है भाई। और सही बात है, अगर आज भी जनता चाहे, आप सोचिए, अगर हम पूरी सोचिए हमारी इंडियन आर्मी 14 लाख की है और बहुत सारी, अगर मैं सारी स्टेट की पुलिस भी मिला लूँ तो यही 30-40 लाख के आसपास होगी। और पूरी पब्लिक आप समझते हैं 130 करोड़ आबादी हमारे देश की है यार। 1 करोड़ भी अगर हमारे यहाँ सैनिक और कैसे संभाल पाएंगे 130 करोड़। अगर एक आदमी, एक पुलिस को अगर 13, 14, 15 लोग मार रहे हैं तो किस प्रकार से चीज़ें सुधर पाएंगी, कैसे होगा मैनेज पूरा। तो इसलिए बोलते हैं जनसमूह बहुत ज़्यादा अपार शक्ति है, क्योंकि जहाँ पर टूटते हैं भैया, यही जनसमूह की ताकत थी जो भारत भी आज़ाद हुआ। भारत कोई बम और गोले बारूद और मिसाइल लेकर नहीं लड़ रहा था उसमें अंग्रेज़ों से, फिर जाके हमें आज़ादी मिली थी। भाई हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग आंदोलन ही तो कर रहे थे। और क्या किया हमने बताइए अब, क्या हम लोग मिसाइल उसमें बनाए थे, क्या हमारे पास फाइटर प्लेन्स थे, क्या था हमारे पास, कुछ नहीं था ना। लेकिन हमारे पास सिर्फ क्या था, एक जनसमूह की शक्ति ही तो थी। हम लोग क्या है आंदोलन करते, हम लोग धरना पे बैठते थे। कितने अपार, कितने चीज़ें सही हैं कितने लोगों के। इसलिए बोलता हूँ साथियों, जब भी आपको लगे कि आपकी ज़िंदगी एकदम खान चल रही है, सिर्फ इतना जान लीजिएगा कि जिस समय आप जी रहे हैं ना, ये कई लाखों लोगों की ज़िंदगियों की देन है, जो आप एक अच्छी लाइफ जी पा रहे हैं, एक स्वतंत्र जीवन जी पा रहे हैं। ऐसे ही नहीं है। तो इस बात को हमेशा एहसास में रखिएगा। अगर ये दिन आपको मिला, इसमें मैं इसलिए बोलता हूँ, जिस युग में आप जी रहे हैं, आप ये मान के चलिए आज तक वर्ल्ड का सबसे अच्छा युग है ये, ठीक है। जहाँ पर आपको ये एहसास नहीं कि आप स्वतंत्र, मतलब आप गुलाम हैं, लेकिन फिर भी आप हीन भावना में भरे रहते हैं कि मैं कब पैदा हुआ, कहाँ पैदा हो गया। साथियों इसलिए बोलता हूँ, आप एक गर्व की बात कीजिए कि आप उस दिन में नहीं, उस भारत में नहीं है जहाँ पर भूखमरी है, जहाँ पर बेरोजगारी है, जहाँ पर लोगों को चला जा रहा है। आप उस भारत में नहीं। आप कभी कल्पना कीजिए अकेले में बैठ के, फिर आपको एहसास होगी चीज़ें। अब इसके बाद 7वीं चीज़ है कि मॉन्टेग्यू घोषणा। तो मॉन्टेग्यू ने क्या किया भाई, घोषणा की। उन्होंने 3 चीज़ों का वायदा किया उसमें, कि प्रत्येक विभाग में भारतीयों की भागीदारी होगी। उन्होंने बताया कि हर विभाग में भारतीयों की भागीदारी होगी। और दूसरी बात, स्वशासित संस्थाओं का धीरे धीरे विकास होगा। जितनी भी संस्थाएं बनेंगी वो शासन के लिए ही काम करेंगी। ऐसी संस्थाओं का क्या होगा, धीरे धीरे विकास होगा। और भारत में उत्तरदायी प्रणाली की स्थापना होगी। उत्तरदायी सरकार बनेगी। मीन्स क्या होता है कि मतलब अगर सरकार कोई भी काम करती है तो जनता को हक रहेगा कि वो सरकार से सवाल कर पाए। तो इसे बोलते हैं कि उत्तरदायी सरकार, मतलब उत्तरदायी शासन होगा। ऐसी प्रणाली की स्थापना होगी। ये सारी चीज़ें देखने के बाद अब हमने बताते कि आपको मैंने कारण स्पष्ट कर दिए कि आखिर इस एक्ट का आने का कारण क्या था। लेकिन अब हम आगे चलते हैं और इसी क्रम में देखते हैं कि इसमें भाई प्रावधान क्या क्या थे। अगर मैं पहले प्रावधान की बात करूं तो केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था प्रारंभ कर दी गई। आपसे ये क्वेश्चन पूछ, जैसे हमारे यहाँ संसद में क्या होता है भाई, एक राज्यसभा है, एक लोकसभा है, द्विसदन है ना भाई। ऐसे राज्यों में भी होती है। एक तो है विधानसभा और एक है विधान परिषद। तो उस समय जो ये कॉन्सेप्ट आया, जो आज हम ये लोग यूज करते हैं, वो इसी एक्ट से आया कि केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था प्रारंभ कर दी गई। एक तो है उच्च सदन और दूसरा है निम्न सदन। उच्च सदन को राज्य परिषद कहते थे और निम्न सदन को केंद्रीय विधान सभा कहते थे। भाई इसे विधानसभा क्यों कहते, क्योंकि विधि यहीं से बनती थी, निम्न सदन से ही। तो मेन चीज़ तो वही थी। अब दूसरा प्रावधान अगर हम बात करें तो पहली बार महिलाओं को भी मताधिकार मिला। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इससे कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आप यहाँ पर IMP इम्पॉर्टेंट में लगा देता हूँ कि पहली बार महिलाओं को भी मताधिकार मिला। मीन्स अब वुमेन्स भी वोटिंग कर सकेंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यार पिछले के प्रावधानों में क्या था, महिलाओं को पहली बात वोटिंग नहीं मिला, वोटिंग अधिकार, उन्हें वोटिंग राइट्स नहीं थे। और दूसरी बात, वोटिंग वही दे सकते थे जो पढ़े लिखे हुए थे, जिनकी संपत्ति थी, और जो है क्या है जो अंग्रेज़ों के चट्टुकार थे, उन्हें वोटिंग राइट्स मिला था।
और तीसरी बात थी यहाँ पर क्या कि हाई कमिश्नर की नियुक्ति भारत सचिव की सहायता के लिए की गई। यहाँ पर एक हाई कमिश्नर भी आया। लेकिन इस सारे प्रावधानों के बाद अभी और सारे प्रावधान बाकी हैं। इसके बाद एक बार आप लोग क्या है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए हम लोग आते हैं अगले प्रावधान पर। तो तीसरा प्रावधान अगर इस क्रम में हम देखें, दो हम लोग देख चुके थे, वो था कि प्रांत में द्वैत शासन की शुरुआत। भाई ये द्वैत शासन की शुरुआत क्यों हुई? तो इसका कारण था कि भाई उनका तर्क ये था कि हम लोग उत्तरदायी सरकार ला रहे हैं। आप सोचो द्वैत शासन क्या था, मैं आपको समझाता हूँ। द्वैत शासन एक बार आप देखते हो कि बक्सर का युद्ध 1764 में, फिर 1765 में क्या हुआ, द्वैत शासन वहाँ पर भी एक बार लाया गया था। तो इस प्रकार से द्वैत शासन बीच बीच में आता रहता था, लेकिन यहाँ पर फिर से एक बार आ गया है। यहाँ पर देखिए क्या है कि प्रांतीय विषय, द्वैत शासन में प्रांतीय विषय, जो प्रांतीय विषय था क्या हुआ, उसको दो भागों में बांट दिया गया प्रांतीय विषय को। जैसे कि एक आरक्षित विषय बना दिया और एक हस्तांतरित विषय बना दिया। आरक्षित विषय में क्या हो गया कि वित्त आता था, न्याय था, राजस्व था, पुलिस था, खनिज संसाधन थे। ये देख रहे कितने इंपॉर्टेंट है। वित्त मतलब पैसा वाला काम, भाई न्याय मतलब जुडिशरी इनके हाथ में है, राजस्व मतलब फिर से पैसा वाला है पूरा, पुलिस प्रशासन इनके हाथ में है, खनिज संसाधन इनके हाथ में है। मेन तो इसमें आरक्षित विषय में है। और इस पर कानून कौन बना सकता था? गवर्नर जनरल, उसकी कार्यकारिणी परिषद। कार्यकारिणी परिषद में आपको पता है सिर्फ एक ही थी, एसपी सिन्हा जी, जो आए थे पिछले वाले एक्ट में कार्यकारिणी परिषद, बाकी सब अंग्रेज थे। तो ये लोग कानून बनाएंगे तथा ये व्यवस्थापिका के उत्तरदायी नहीं होंगे। मतलब कोई सा भी कानून बनाए, नहीं जवाब नहीं दे रहा था जनता को कि भाई हम लोग कैसा कानून बनाए हैं, कैसे आपको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, हमसे मतलब नहीं था। तो इस प्रकार से। और दूसरा बात थी कि हस्तांतरित विषय बनाया इन्होंने। इसमें क्या हुआ कि शिक्षा पर, इसमें कौन कौन विषय थे, जैसे कि शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया और स्थानीय प्रशासन हो गया, उद्योग था, कृषि थे। देख रहे हैं यहाँ पर आपने शिक्षा दी थी, स्वास्थ्य दिए, लेकिन पैसा दिए, पैसा तो आपने अपने पास रखा। भाई बिना पैसे कौन सी शिक्षा होगी, कौन सा स्वास्थ्य सही रहेगा, बताइए आप ही लोग। स्थानीय, फिर उद्योग कैसा होगा, कृषि। एक भी उद्योग इस समय इंडिया बनाई थी तो उद्योग इनको दे दिया। यार उद्योग जब है ही नहीं तो उद्योग लेकर क्या करूँगा मैं। हाँ आप सोच रहे हैं उद्योग बसाओगे, उद्योग तो यार मैं तब बसाऊंगा जब आप लोग कुछ वित्त कुछ दोगे हमें राजस्व, तब तो मैं बसा पाऊंगा। और खनिज संसाधन भी खुद ले ली तो खनिज संसाधन के कौन सा उद्योग विकास कर पाएगा। तो सारे इंपॉर्टेंट जो विषय थे वो लोगों ने खुद रख लिया। और जो भाई किसी विषय किसी काम के नहीं थे वो गवर्नर जनरल और भारतीय मंत्री इस पे कानून बनाएंगे। और भारतीय मंत्रियों को उल्टा इन पर व्यवस्थापिका के प्रति क्या थे, उत्तरदायी भी थे। अगर कुछ गलत बना देते तो उन्हें हो सकता था इस्तीफा देना पड़ सकता था, अगर वहाँ पर निंदा प्रस्ताव पास कर दिया जाता तो इनको इस्तीफा देना पड़ता था। और प्लस जनता को जवाब भी देना पड़ता था कि हम लोगों ने कानून ऐसा क्यों बनाया है। लेकिन उनको कोई कितनी भी तानाशाही कर जाए, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं दे रहा था जनता को। तो एक बार और पिछले ही ईयर यूपीएससी में यहाँ से ही क्वेश्चन आया था, जैसे कि मैंने बताया था कि क्वेश्चन कहाँ से आया, तो यहीं से आया था। उसमें कुछ ऐसे विषय दे दिए ऑप्शन, जैसे कि बोल दिया कि वित्त है, न्याय है और राजस्व है, और एक यहाँ पर शिक्षा दे दिया। तो इसमें से बोला कौन सा विषय ऐसा है जो हस्तांतरित विषय का है। तो भाई शिक्षा होती तो ऑप्शन एक आपका उसमें सही हो जाता। तो इस प्रकार से उसमें क्वेश्चन आया था। तो चलिए हम लोग क्या है देख चुके, जो कि बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। शायद आपको क्लियर हो गया होगा, अगर क्लियर हो गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चौथी इसमें जो प्रावधान था वो था प्रांतों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर गवर्नर राज्य के प्रशासन एवं हस्तांतरित विषयों पर कानून बना सकता था। मतलब प्रांत में अगर भाई संवैधानिक तंत्र विफल हो गया तो क्या करे, गवर्नर जनरल जो है अब उसको अपने अंदर लेकर उस पर सारे कानून बनाएंगे। जैसे यहाँ भी इस समय इंडिया में जब इमरजेंसी लागू होता है तो क्या होता है कि इमरजेंसी जैसे ही लागू हुआ तो केंद्र सरकार क्या करेगी, पूरा वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा देगी और वहाँ की सारी कानून व्यवस्था संसद फिर तय करेगी। तो यही तो हो रहता है यहाँ पर भी। और पांचवी जो प्रावधान था इसमें कि गवर्नर जनरल प्लस भारत सचिव आरक्षित विषयों पर हस्तक्षेप कर सकते थे, परंतु हस्तांतरित विषयों पर नहीं। तो हस्तांतरित विषयों पर देख रहे हैं ये ठीक भी लग रहा है, लेकिन जब यार हस्तांतरित विषय में कुछ सॉलिड आप लोगों ने छोड़ा ही नहीं, कोई ठोस चीज़, हस्तक्षेप करने का कारण भी क्या करेंगे हस्तक्षेप करके, इतनी चीज़ें दे देंगे कि कोई फ़ायदा का काम है नहीं, कुछ में मतलब ही नहीं है। आप लोगों ने ऐसा दिया भारतीयों को, तो क्या हस्तक्षेप करेंगे इसके बाद। और छठा प्रावधान देखें तो सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का विस्तार किया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही समझा दिया था। और आप देखें पहले 1909 में अगर देखें तो सिर्फ मुस्लिम को ही मिला था ये सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल।
लेकिन अब में 1919 में सिखों को मिल गया, ईसाइयों को मिल गया, एंग्लो इंडियंस को मिल गया, यूरोपियन को भी मिल गया। तो देख रहे हैं आप, ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम क्या है, कुछ प्रावधान अभी और इम्पोर्टेंट है उसको भी देखते हैं। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद क्या है, हम लोग नेक्स्ट प्रावधान देखते हैं और 7वां प्रावधान है इसमें। चलिए हम देखते हैं कि प्रांतीय सरकार में व्यवस्था का स्ट्रक्चर क्या था, उसकी संरचना क्या थी, इसका हम थोड़ा सा देख लेते हैं उसमें क्या क्या बदलाव किए गए। हम यहाँ पर पहली बात तो संख्या में काफ़ी वृद्धि कर दी गई थी, ये पहली बात है। अब देखो यार, कितनी वृद्धि की, अगर ये सारी चीज़ें बताऊंगा ना तो रायता फैल जाएगा, तो उसको मैं इतिहास में ठीक से कर रहा हूँ। अभी हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं और इतना काफ़ी है। कभी एग्जाम पूछना है यहीं से, उसमें रट्टू तोते नहीं पूछे जाते कि कितनी सीट, 15 सीट, 20 सीट कितनी बढ़ाई नहीं, ठीक है, ये सारी चीज़ें नहीं पूछी जाती। वहाँ पर सिर्फ मेन चीज़ें पूछी जाती, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें पूछी जाती हैं। तो बस इतना जानो कि संख्या में काफ़ी वृद्धि कर दी गई थी। और दूसरी बात कि 70% सदस्य निर्वाचित होंगे। पहले तो भैया 50 से भी कम परसेंट सदस्य सिर्फ निर्वाचित होते थे, बाकी सिर्फ गवर्नर जनरल द्वारा नॉमिनेट कर दिए जाते थे, ऐसा प्रावधान था। लेकिन अभी इसमें क्या थोड़ा काफ़ी सुधार हुआ कि 70% सदस्य अब क्या है, निर्वाचित हो रहे हैं। और तीसरी बात है, किसी भी प्रस्ताव को पारित कर सकती थी कौन, ये प्रांतीय सरकार की व्यवस्थापिका किसी भी प्रस्ताव को पारित कर सकती, लेकिन गवर्नर जनरल की सहमति से। उसमें गवर्नर जनरल ये असहमत हो गया, अगर उसे पसंद नहीं है तुम्हारे द्वारा बनाया गया कानून, तो वो पारित नहीं होगा। जैसे आज भी क्या है कि अगर कोई मान लीजिए संसद ने क्या है कोई प्रावधान मतलब कोई एक्ट बनाया, फिर वो जाता है कहाँ पर कि गया राष्ट्रपति के पास, फिर वहाँ पर जब फाइनली अगर राष्ट्रपति साइन करता है तभी तो कोई कानून बनता है, अगर वो नहीं करता तो नहीं बनता है। तो ठीक इस प्रकार से ये लोग प्रस्ताव को पारित तो कर दी, लेकिन जब तक गवर्नर जनरल अपनी सहमति नहीं देगा तब तक वो प्रस्ताव पारित नहीं होगा। और यहाँ पर एक प्रावधान है कि बोलने का अधिकार तथा स्वतंत्रता थी सबको। और दूसरी बात, बजट अस्वीकार कर सकते थे परंतु गवर्नर जनरल उचित समझे तो पास कर सकता था। देख रहे हैं, ये लोग बजट अस्वीकार कर सकते थे जो इसके सदस्य थे, लेकिन अगर गवर्नर जनरल को लगता था कि नहीं बजट ठीक है, इसको लाना चाहिए, तो मीन्स पास कर सकता था या नहीं पास करता था, सारी शक्ति गवर्नर जनरल के पास थी अब भी, ठीक है। और दूसरी बात, प्रांतीय परिषदों को अब विधान परिषद कहा जाता था। भाई विधान परिषद क्यों कहा जाने लगा, क्योंकि ये भी विधि बनाते थे, इनको भी शक्तियाँ थी सारी, इसलिए इन्हें विधान परिषद का दर्जा दिए जाने लगे था। और महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार था, प्राप्त हो गया, ये तो हम लोगों ने पिछले ही देख लिया था। अब इसी प्रकार देखते हैं कि केंद्रीय सरकार की व्यवस्थापिका का स्ट्रक्चर कैसा था, उसमें क्या क्या प्रावधान आए थे। तो उन्होंने क्या किया, सभी विषयों को 2 वर्गों में बांटा, एक तो केंद्रीय विषय, एक प्रांतीय विषय में, ठीक है। एक तो प्रावधान ये था। और दूसरी बात थी कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में 8 सदस्यों में से 3 भारतीय को नियुक्त किया गया। जैसे कि पिछले क्या है, सिर्फ 1 भारतीय को नियुक्त किए थे ये लोग, लेकिन इस बार क्या है, इन लोगों ने 3 भारतीयों को नियुक्त कर दिया है, जिसमें कुछ उनको भी कुछ विभाग पकड़ा दिए गए, जैसे कि विधि पकड़ा दिया गया, शिक्षा दे दिया गया, स्वास्थ्य दे दिया गया, श्रम दे दिया गया। तो इस बार तो काफ़ी सुधार इसमें आया कि भाई अब तक कार्यकारिणी में सोचो सिर्फ 1 सदस्य था और बहुत दिन के बाद 1 सदस्य आया, लेकिन इस बार 3 सदस्य होंगे, तो काफ़ी ठीक हुआ था इसमें। और दूसरी बात, और इसमें क्या प्रावधान थी, गवर्नर जनरल को मांगों पर कटौती करने का अधिकार था। जैसे कि अगर यहाँ के मतलब सदस्यों ने कोई मांग रखी कि चलो इस काम के लिए इतना बजट लगेगा, तो वो गवर्नर जनरल के पास ये पावर थी कि बोल सकते हैं नहीं इतना नहीं, सिर्फ हम आधा देंगे, इतने में ही काम चलाओ। तो मतलब मांगों में कटौती करने का उसके पास अधिकार था। और गवर्नर जनरल के पास जो स्पेशल शक्ति थी वो वीटो की थी। मान लो ये लोग कोई भी कानून बनाए जिसमें सब सहमत है, सारे सदस्य सहमत हैं, लेकिन अगर गवर्नर जनरल का मन है, अगर उसको नहीं लगता है ठीक, तो वो क्या है, वीटो लगा देगा। मीन्स बोलेगा कि नहीं आप सब लोग गलत हैं, सिर्फ मैं सही हूँ और जो मैं बोलता हूँ वही कानून होगा। तो ये था वीटो इसका। और दूसरी बात, अध्यादेश शक्ति थी किसी भी मामले में। मीन्स गवर्नर जनरल एक मतलब मिनट में कानून बना सकता था। मीन्स जो बोल दिए यही कानून, उसी इसको कानून मान लिया जाएगा। मीन्स उसे क्या है, अध्यादेश की शक्ति कहते थे उसको, कि मतलब उसका आदेश ही क्या हो गया, एक तरह से कानून हो गया, जो कम से कम 6 महीने के लिए वैलिड रहता। इसके बाद फिर देखा जाता, फिर अगर पास करते जो है गवर्नर काउंसिल तो फिर आगे चलता, और नहीं तो नहीं। लेकिन कम से कम 6 महीने तक तो अपना कानून चला सकता था सिर्फ एक जवान पे भाई। तो ये बड़ी शक्ति थी उसकी। और 9वां प्रावधान था कि केंद्रीय लोक सेवा के गठन का प्रावधान किया गया, जिसमें क्या है, ली आयोग बनाया गया 1924 में, और फिर 1926 में फाइनली क्या है, केंद्रीय लोक सेवा की स्थापना हो गई। और इसके बाद कुछ 2-3 प्रावधान छोटे छोटे और हैं, हम लोग यहीं पर देख लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि भारत
भारत सचिव की जो परिषद थी, भारत सचिव की परिषद, इसमें पहले कितने सदस्य थे? इसमें पहले 15 सदस्य होते थे, ठीक है, 15 सदस्य थे पहले। लेकिन अब क्या कर दिए इन लोगों ने इसकी परिषद में, अब ये लोग क्या कर दिए, घटा दिए, इसकी सदस्य संख्या को घटा दिए। अब क्या हो गया कि बोले अब मिनिमम 8 सदस्य रख सकते हैं और मैक्सिमम 12 सदस्य। समझ रहे हैं? अब सोचो सदस्य लोग क्यों घटा दिए, क्योंकि इनको पेमेंट अब ये लोग खुद ही देते थे। अब भारत के खजाने से इन्हें पेमेंट नहीं दिया जाता, जो भारत सचिव उसके परिषद के लोग थे, क्योंकि अब यहाँ से पेमेंट कौन दे रहा है? ब्रिटेन इनका भुगतान करता। जब भाई अपने जेब से पैसा जाने लगा तो ब्रिटेन वालों ने क्या किया, चलो आज कुछ सदस्य ही कम कर देते, कम से कम थोड़ा तो खर्चा कम होगा। तो इन्होंने ये चालाकी लगाई। इसको मान लीजिए कि 10वां प्रावधान था और ये प्रावधान और ये फाइनली आप देख लो कि एक विधि आयोग का गठन किया जाएगा। मतलब विधि आयोग वो वाला नहीं, एक वैधानिक आयोग। वैधानिक आयोग का गठन होगा। तो भैया एक वैधानिक आयोग का गठन होगा जो क्या करेगा, 10 वर्ष बाद इस एक्ट की समीक्षा करेगा। ठीक है, तो ये था कि वैधानिक आयोग का गठन होगा जो 10 वर्ष बाद देखेगा क्या ये सारी चीज़ें सही से काम कर रहे हैं, व्यवस्थाएं ठीक से हैं कर रही हैं, जिससे जनता संतुष्ट है कि नहीं है। तो इस चीज़ों को चेक करने के लिए इस प्रावधान में, इसमें ही एक प्रावधान कर दिया गया था कि हम लोग क्या है वैधानिक आयोग का गठन करेंगे 10 वर्ष बाद, जो इस एक्ट की समीक्षा करेगा। तो क्या है, हम लोगों ने लगभग सारे इसमें जो प्रोविजंस है, जितने प्रावधान थे, हम लोगों ने अच्छे से देख लिया है। और इसके बाद क्या है, फिर 1927 में देखते हैं आप क्या है, साइमन कमीशन आ जाता है और अपने एक्ट से पहले ही चीज़ें बिगड़ जाती हैं, मतलब 10 वर्ष होने से पहले ही एक्ट की समीक्षा करना पड़ जाता है। तो साइमन कमीशन आता है 1927 में। तो ये तो भाई इतिहास की बात होगी, जब हम लोग इतिहास में देखेंगे तो और भी डिटेल से सारी चीज़ें देखेंगे। लेकिन आपको क्लास कैसी लगी है, अगर अच्छा लगा हो तो यार दोस्तों को अपने शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।